जय हिंद मित्रों, आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लास में स्वागत है, जिसमें हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट को टॉपिक लोग एजुकेशन सब्जेक्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं और मेन फोकस हम लोगों का रहता है एनटीए यूजी नेट के अकॉर्डिंग जो हम लोग का सिलेबस दिया है उस सिलेबस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और हम लोगों ने अभी तक लगभग यूनिट 10 को और यूनिट 9 को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। यूनिट 8 का सेक्शन ए चल रहा है। सेक्शन ए में हम लोग इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने इसके बेसिक कंसेप्ट को जाना था और कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के बारे में जाना था हम लोगों ने। क्लियर, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के बारे में हम लोगों ने जाना था। तो चलिए, जब कभी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करा जाएगा तो टेक्नोलॉजी में हमेशा जो है मशीनी चीजों को जोड़कर किया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, हम मशीनी चीजों को जोड़कर अपने किसी भी काम को सरल बना लेते हैं, आसान बना लेते हैं और जल्दी जल्दी काम करने के लिए उसको तैयार कर लेते हैं। तो ये आपकी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी डेफिनेशन आप बताओगे, कोई भी होगा तो आप बताओगे कोई भी काम जैसे आप करते हो उस काम को सरल करने के लिए, जल्दी करने के लिए हम एक प्रकार का प्रयोग करते हैं, एक प्रकार का उपयोग करते हैं और जिसके उपयोग के माध्यम से हम किसी भी काम को आसानी से कर लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसमें शैक्षिक तकनीकी में मशीनों का प्रयोग ज्यादा होता है। ठीक है, मशीनों का प्रयोग ज्यादा होता है या हम किसी बड़े काम को शॉर्ट वे में कर लें तो वो टेक्नोलॉजी कहलाती है। कहते नहीं, जैसे कोई काम कर रहे हैं, काउंटिंग का कोई काम कर रहे हैं, काउंटिंग के काम में हमने ट्रिक लगा लिया, टेक्नोलॉजी लगा ली। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है आधुनिकता से जुड़े रहना। ठीक है ना, नई नई चीजों से जुड़े रहना। अब हम लोग बात करें, जब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, इसमें इंस्ट्रक्शनल मतलब तकनीकी में कोई अनुदेश, तकनीकी में निर्देश देना। अब सीधी सीधी भाषा में समझना है, ज्यादा किताबों पर नहीं निर्भर रहना लोगों को। हमको ये समझना है, जैसे एजुकेशन टेक्नोलॉजी है तो हम याद रखेंगे, हमको ध्यान होना चाहिए कि तकनीकी के बारे में तो हम जानते हैं। अब तकनीकी के अंतर्गत जो जो निर्देश दिए जाएंगे, जो जो आदेश दिए जाएंगे, वो शैक्षिक तकनीकी कहलाती है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं शिक्षा, तो शिक्षा में तकनीकी कैसे होगी, जैसे कि लाइक टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इज आल्सो नॉट सेपरेट फ्रॉम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब ये क्या कहेंगे, इसने क्या कहा हम लोगों से, इसने कहा है कि शैक्षिक शिक्षण तकनीकी जो होती है, शिक्षण तकनीकी की तरह ही जो है अनुदेशन तकनीकी भी होती है। यह जो है शिक्षक तकनीकी और अनुदेशन तकनीकी दोनों से अलग नहीं है। मतलब कि अगर यहाँ पे क्या दिया है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, तो ये अलग नहीं है। अनुदेशन और जो है एजुकेशनल दोनों एक ही है, दोनों अलग नहीं है। क्यों? एजुकेशन भी हमें हमारे ज्ञान में परिवर्तन करता है, व्यवहार में परिवर्तन करता है और हमारे विश्वासों में परिवर्तन करता है। उसी प्रकार इंस्ट्रक्शन भी है, हमारे जीवन में परिवर्तन करता है, हमारे बोलचाल में परिवर्तन करता है, हमारे कार्यभार में परिवर्तन करता है। तमाम जितनी चीजें, जितने भाग एजुकेशन के होते हैं उतने भाग इंस्ट्रक्शन के भी होते हैं। तो सामान्यतः हम कह सकते हैं कि शिक्षण तथा अनुदेशन तकनीकी में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, कह सकते हैं क्या, जनरली नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। लेकिन यहाँ पर अब एक बात भी आती है कि अनुदेशन तकनीकी दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से, एक अनुदेशन, एक आपका बना है इंस्ट्रक्शन से, एक बना है आपका इंस्ट्रक्शन से और दूसरा बना है टेक्नोलॉजी से। इंस्ट्रक्शन से टेक्नोलॉजी से बना है। अब सामान्य भाषा में हम इसका अर्थ भी समझेंगे। जैसे इसमें कहता है कि अनुदेशन, अनुदेशन या निर्देशन का मतलब क्या होता है, अनुदेशन या निर्देशन का मतलब होता है सूचनाएं। ठीक है, सूचना देना या सूचना प्रदान करना, सूचना देना या सूचना प्रदान करना। जैसे अभी सैलरी ने कहा कि हम लोग एक कंपनी में काम कर रहे हैं, एक कंपनी में जब हम काम करते हैं तो एक सुपरवाइजर होता है। सुपरवाइजर क्या होता है, सुपरविजन करता है कि हर व्यक्ति काम सही ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसको हमें बताना पड़ेगा। सुपरवाइजर का काम होता है काम को सही तरीके से करवाना, सूचनाएं प्रदान करना। तो ये हो गया। तो इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ, सूचना प्रदान करना होता है। अतः हम कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन मीन्स
इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन मतलब सूचनाएं प्रदान करना होता है। फिर कहता है कि अनुदेशन तकनीकी एक ऐसा विषय है जिसमें उपलब्ध साधनों को संदर्भ में स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना। मतलब कि इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि हमारे आसपास जितने भी प्रकार की वस्तुएं हैं उनका प्रयोग करके हम अपने उपलब्धों को, हम अपने उद्देश्यों को पूरा करके, हमारे जरूरी नहीं कि हम देखें कि हमारे उपयोग में ऐसी क्या चीज आएगी जो हम जो काम करना चाहते हैं वो काम हमारा आसानी से हो जाए यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए इसमें कहते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं इसमें, जब हम कक्षा में प्रयोग करते हैं, जब हम कभी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम कक्षा शिक्षा में प्रयोग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन करते हैं। बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं परिमार्जन, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार परिमार्जन। परिमार्जन का मतलब होता है, परिमार्जन, व्यवहार परिमार्जन, मॉडिफिकेशन में बदलाव, व्यवहार में बदलाव लाना ही। क्लासरूम में जब कभी हम टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग करते हैं तो सभी के व्यवहार में परिवर्तन लाने का काम करते हैं। कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन मीन्स इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन, देयरफॉर इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इज सच अ सब्जेक्ट which meets the local need in the context of the available resource and makes special behavior modification in the student। ठीक है, अपने आसपास की चीजों को लेकर हम जो है अपने व्यवहार में परिवर्तन करने का प्रयोग करते हैं। सबसे ज्यादा जो है हम लोग व्यवहार में परिवर्तन करने का काम जो है इससे हमारा होता है यहाँ पर। ठीक है, तो शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग हम कक्षा में सीखने की परिस्थितियों में प्रयोग करते हैं। नई नई शिक्षण व्यवस्था का हम लोग लागू करते हैं। अभ्यास जनित परिस्थितियों द्वारा जो हम शिक्षा सिद्धांतों को प्रयोग में लाकर हम कक्षा को प्रभावी बनाते हैं। तो कुल मिला के इसको हम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम कक्षा को प्रभावी बनाने के लिए इसका काम करते हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा काम होता है आपका, क्या एक बहुत बड़ा काम क्या होता है बता सकते हैं? एक बहुत बड़ा काम ये होता है कि इसमें प्रोग्राम क्या आती है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन सुना होगा, प्रोग्राम। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, क्या हो गया? कुछ नहीं कराया, अभी अभी बस शुरुआत कर रहे हैं ना। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन, तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब कभी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम कक्षा में करते हैं, कहाँ पर, कक्षा में करते हैं या क्लासरूम में करते हैं। तो क्लासरूम में जब करते हैं तो विद्यार्थियों के व्यवहार में बदलाव लाते हैं, परिमार्जन करते हैं, ठीक है, मॉडिफिकेशन करते हैं। उसमें नहीं, पुरानी चीजों में नई चीजों को जोड़ना ही मॉडिफिकेशन कहलाता है। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि पुरानी चीजें भी रहेंगी और नई चीजें भी हमारी जुड़ी रहेंगी, ये होता है। लेकिन अब आप लोग एक नई डेव से एक नई चीजों को पढ़ेंगे, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का प्रयोग हम जब करते हैं तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले किसने दिया था, किसी को पता है? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बताइए। स्किनर का नाम नहीं सुना है क्या? स्किनर ने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दिया ना। अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रयोग किसने किया सबसे पहले? तो स्किनर महोदय ने किया था 1956 ईस्वी में। याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो हम कक्षा में क्या करते हैं, शैक्षिक तकनीकी में शिक्षा के क्षेत्र में अभिक्रमित अनुदेशन जो है एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ा उपहार है, जिसके माध्यम से छात्र अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर सीखता है। याद रखिए, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, छात्र छात्र अपनी व्यक्तिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं, ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर सीखता है।
ठीक है। याद रखना है कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो होता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में ये जो है छात्रों के लिए बहुत उपयोगी होता है। क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि छात्र इसमें अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताओं, उसके अंदर जो रुचि है उसके अनुसार ये सीखने का प्रयास करता है। ठीक है। अब यहीं पर इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को एक थे रॉबर्ट ए, ठीक है, रॉबर्ट ए कॉक्स, क्या थे? रॉबर्ट रॉबर्ट ए कॉक्स, ठीक है ना? नाम याद रखिएगा। रॉबर्ट ए कॉक्स ने शैक्षिक तकनीकी को बोला था सबऑर्डिनेट टीम ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। क्या बोला था? उन्होंने बोला था सबऑर्डिनेट एक्ट एक्ट, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था? सबऑर्डिनेट टीम ऑफ, ठीक है, सबऑर्डिनेट टीम ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक, ये बोला था रॉबर्ट ए कॉक्स। याद रखिएगा, सबऑर्डिनेट टीम ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी अगर कभी भी एग्जाम में लिखा आपके आएगा तो आप क्या कहेंगे कि इसमें आप बताएंगे किसने बोला है ये बात? तो ये आपका रॉबर्ट ए कॉक्स ने बोला है यहाँ पर। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है इसका यहाँ पर? बताइए सभी लोग। क्या? व्यक्तिगत पर्सनल, जैसे हर स्टूडेंट क्लासरूम में आप देखेंगे कि हर एक बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है। हर एक स्टूडेंट अपने आप में स्पेशल होता है। तो उसकी स्पेशलिटी के आधार पर वो अपनी रुचि के आधार पर चीजों को सीखने का प्रयास करता है। तो ये क्या है? इंस्ट्रक्शनल, ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल में ऐसा ही प्रोग्राम किया जाता है ना। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल में ऐसा ही प्रोग्राम किया जाता है चीजों को। तो तभी जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मतलब हो गया, जैसे मान लो कोई एक बालक है वो फुटबॉल अच्छा खेलता है, तो वो क्या करेगा? फुटबॉल खेलने की कंडीशन को कैसे, वो स्कूल लेवल पर खेलेगा, फिर कॉलेज लेवल पर खेलेगा, यूनिवर्सिटी लेवल पर खेलेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलेगा। तो ऐसे धीरे धीरे जो है ना वो होता है। तो उसी के आधार पे ये प्रोग्राम क्या है, बच्चे को, बच्चे के आज के समय आप देखते होंगे हर बाईजूस है, अनअकैडमी है, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रोग्राम करती है, सिलेबस प्रोग्राम करते हैं कि बच्चों को किस तरीके से हम सिखा सके। किसी बच्चे को क्रिकेट खेलना पसंद है तो क्रिकेट के माध्यम से उसको दिखा रहे हैं। किसी को मानो फल ज्यादा पसंद है तो उसको फल के माध्यम से सिखा रहे हैं। तो ये सब छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रोग्राम करे जाते हैं, डिजाइन तैयार किए जाते हैं, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, तो जिससे जो है बालक अच्छे तरीके से सीख सके आपका। ठीक, तो ये हो गया। तो अब हम इतनी कहानी पढ़ने के बाद, समझने के बाद, अब एक सीधी परिभाषा में आते हैं, या सीधी बात में कहते हैं, कह सकते हैं कि अंकेतन तकनीकी जो है वह शैक्षिक तकनीकी की वह शाखा है जिसमें हमें शिक्षण सामग्री तथा अन्य दृश्य श्रव्य सामग्री, सहायक उपकरणों एवं सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक सभी प्रकार की चीजों को, सूचनाओं को प्रदान करी जाती है। मतलब एक बालक को हम शैक्षिक रूप से उसको सामग्रियों के माध्यम से, देखने या सुनने के माध्यम से, सैद्धांतिक माध्यम से, व्यावहारिक माध्यम से सभी प्रकार की सूचनाएं प्रदान करने का जो काम करते हैं वह एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है आपका। क्लियर? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आपका आता है। हाँ, सबऑर्डिनेट मतलब सबको कहते हैं सबऑर्डिनेट टीम। सबऑर्डिनेट मतलब सब मिलकर जो एक समूह बनाते हैं, वही आपकी शैक्षिक तकनीकी कहलाती है। इन्होंने तकनीकी की परिभाषा ये दी है, ठीक है ना, कि सभी प्रकार के समूह मिलकर जो सभी प्रकार के जो समूह है वो शैक्षिक तकनीकी का ही है, भाग है। ठीक है ना, ये रॉबर्ट ए कॉक्स ने कहा है आपका। क्लियर? ठीक, तो अब यहाँ तक, अब आपको इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी समझ में आ गई। यदि हम आगे की क्लास में पूछेंगे तो आप बता ले जाओगे चीजों को। हाँ, ये
निर्देश को ही तो इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। हिंदी में आपने निर्देश बोल दिया, हमने अंग्रेजी में इंस्ट्रक्शन बोल दिया। वो ऑर्डर होता है, आदेश। आदेश जो है, आदेश में हमेशा बाध्यता रहती है, निर्देश में, इंस्ट्रक्शन में बाध्यता नहीं होती है। मेरा मन करेगा मानेंगे, मेरा मन करेगा हम नहीं मानेंगे। ठीक, तो ये इंस्ट्रक्शन है। अगर आपको मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि आप इस रास्ते से जाओगे तो जल्दी चले जाओगे, आपने कहा ठीक है दे दिया, लेकिन मैं नहीं मानू, मैं अपने रास्ते से जाऊंगा, तो आपने नहीं माना, आपको समय लग, पहुंचे आप अपने गंतव्य स्थान तक, लेकिन आपको थोड़ा सा घूम फिर के समय ज्यादा लगा, है ना। सफलताएं पानी है तो कुछ जो एक्सपीरियंस जिनको होता है, अनुभव जो होता है, वो लोग अपनी बातों को शेयर करते हैं, तो वही बातों को हम लोग को ध्यान रखना चाहिए ना। उन्हीं चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए, उन सब चीजों को। तो ये होता है निर्देश या अनुदेश, आदेश नहीं होता है। ठीक, ओके। और किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो पूछ सकते हैं। श्वेता, शैली, क्या हो गया? हाँ हाँ, अभी बताएंगे। शैली को आया समझ में? चल ठीक। अब हम बात करते हैं, इसी के आगे अभी और पढ़ेंगे तो और भी आएगा। अब इसके अजम्पशंस पढ़ते हैं हम लोग ना, इसको साफ कर देते हैं, फिर क्या क्या इसके अजम्पशंस पढ़ते हैं हम लोग। याद रखिए, अंग्रेजी में भी नाम को याद रखना है, अजम्पशंस। ठीक है, अजम्पशंस, अजम्पशंस क्या होती है, पहले उसके याद जान ले। पूर्व कल्पनाएं, जैसे कोई एक काम है, कि कोई एक काम हम कर रहे हैं, उस काम को करने के लिए हम पुराने समय देखेंगे, पुराने समय में वो कैसे हुए थे। वैसे ही अनुदेशन है, अनुदेशन की मान्यताएं क्या थी? अनुदेशन की मान्यताएं ये थी कि some information is necessary to be given in instruction, मतलब अनुदेशन में कुछ सूचनाएं दी जानी आवश्यक है। जैसे कि कुछ सूचनाएं इसको देना ही देना है। कहता है किसी भी विषय वस्तु को, याद रखिएगा, इंस्ट्रक्शन में कहता है किसी भी विषय वस्तु को छोटे छोटे तत्वों में विभाजित किया जा सकता है, और उन तत्वों को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत भी किया जा सकता है। कहता है एनी सब्जेक्ट मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल एलिमेंट एंड दोज एलिमेंट कैन बी प्रेजेंटेड फ्रीली, मतलब स्वतंत्र रूप से हम छोटे छोटे खंडों में, कोई एक मैटर मिल गया, उस मैटर को अजम्पशन लिख दें। अजम्पशन मान्यताएं या पूर्व कल्पनाएं। ठीक, इसमें क्या हुआ, जैसे मान लो कोई भी काम वर्क है, उस वर्क को आपने क्या किया, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब जैसे मान लो आपका सिलेबस जो है 10 यूनिट का है, आपने क्या किया, अपनी 10 यूनिट को आपने एक एक हफ्ते में डिवाइड कर दिया, कि मुझे एक हफ्ते में एक यूनिट खत्म करनी है। 10 यूनिट को 10 हफ्ते में खत्म करोगे तो कितने महीने लगेंगे? टोटल 2.5 महीने लगेंगे आपको। 10 हफ्ते में, अगर एक हफ्ते में आप एक यूनिट को खत्म कर रहे हैं, तो एक हफ्ते, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 10 यूनिट को खत्म करने में टोटल आपको 2.5 महीने लगेंगे, और ये 7 में आपको खत्म करना है। तो वैसे ही जो है, ये भी कहता है कि कोई भी विषय वस्तु को हम छोटे छोटे खंडों में बांटने की स्वतंत्रता होती है, किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होता है। तो ये पूर्व मान्यताएं थी पहले। फिर इसमें कहता है कि इन तत्वों को इस प्रकार से तार्किक क्रम में, याद रखिएगा, इसमें लॉजिकल अरेंजमेंट की बात होती है। लॉजिकल, लॉजिकल अरेंजमेंट की बात होती है। तार्किक, कह सकते हैं तार्किक क्रम। ये देखा होगा, लॉजिकल रीजनिंग होती है, लॉजिकल मैथमेटिक होता है, लॉजिकल इंडियन लॉजिक होता है। तो ये सब में जहां पर तर्कों का हम प्रयोग करते हैं, तर्क कैसे, अगर यदि पूर्व पहले वैसी घटनाएं रहेंगी, उसी के आधार पर हम नई चीजों को उसमें जोड़कर वही सी कंडीशन अगर मिलती है तो वो हम तर्क लगाते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ये जो है मानवीय विकास के लिए पृष्ठ पोषण का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, यहाँ पर साइबरनेटिक्स होगा। ठीक है, साइबरमेटिक, साइबरमेटिक है आपका। ठीक, साइबरमेटिक बोलता है यहाँ पर, इसको पृष्ठपोषण बोला है आपने। ठीक है, क्या बोला? पृष्ठपोषण।
ठीक, पृष्ठपोषण का मतलब क्या होता है, पुरानी चीजों की जो उनकी बातों को सही ठहराने का काम करते हैं। वही यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे पूर्व मान्यताएं की, तो इसमें हम लोगों ने बताया कि इसको पृष्ठपोषण साइबरमेटिक कहते हैं, है ना। साइबरमेटिक पृष्ठपोषण का मतलब क्या होता है, पृष्ठ मीन्स पिछला और पोषण मीन्स उसका सब, पोषण मीन्स उसकी जो है बातों को सही ठहराने का जो काम करता है। तो मानव के विकास के लिए हमेशा पुरानी बातों को नए चीजों से जोड़कर जो बात रखी जाती है वही आपका साइबरमेटिक। जैसे कह देते हैं कि भाई पुराने समय में कहा गया था, ये उसका लॉजिक या तर्क के आधार पर कुछ ना कुछ कहा गया। जब उस बातों को सही करने के लिए हम तर्क देते हैं, लॉजिक देते हैं, सिद्धांत देते हैं, व्यवहार बताते हैं, तब जाके वो सही माना जाता है आपका। क्लियर। तो ये इसके अजम्पशन से आप कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, विशेषताएं या लक्षण की बात करेंगे। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक जिसको बोलते हैं विशेषताएं या लक्षण। ठीक, विशेषताएं या लक्षण बोलते हैं हम लोग इसमें। तो इसमें क्या होता है, अब इसकी विशेषताएं या लक्षण देख लेते हैं हम लोग। ये जो है कहते हैं कि द मेन फंक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। अन्वेषण तकनीकी का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है, सूचनाएं प्रदान करना होता है। सबसे पहले क्या होता है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब सूचनाएं प्रदान करना। ठीक, सूचनाएं प्रदान करने की बात ये कहता है। फिर दूसरे कहता है कि कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव। आप देखिए ये क्या कह रहा है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड इन ए मोर इफेक्टिव वे थॉट्स इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स। कहता है अन्वेषण तकनीकी के माध्यम से ज्ञानात्मक उद्देश्यों को अधिक प्रभावशाली विधि से प्राप्त किया जा सकता है। किसको, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स को। यहाँ तो बोलेंगे कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव। ठीक, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव जो हो जाएंगे आपको इसको बोलेंगे संज्ञानात्मक। ठीक, संज्ञानात्मक आपके क्या हो जाएंगे, उद्देश्य ना, संज्ञानात्मक उद्देश्य। ठीक, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम संज्ञानात्मक उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। कॉग्निटिव को हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर कॉग्निटिव आ गया है तो यहाँ पर अफेक्टिव नहीं आएगा। ठीक, साइकोमोटर नहीं आएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर ना तो साइकोमोटर आएगा, ना तो अफेक्टिव आएगा, ना तो आपका गति चालक। गति चालक को हम साइकोमोटर बोलते हैं और अफेक्टिव को भावनात्मक बोलते हैं ना, भावात्मक बोलते हैं। तो यहाँ पर ना तो भावात्मक, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में कि यहाँ पर ना तो, इसको लिख लेंगे अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। साइको मोटर, ये दोनों जो है नहीं है। अब क्यों नहीं आएगा, आपको पता होना चाहिए कि कोई इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन मशीन है, मशीन में भावनाएं थोड़ी होंगी, साइकोमोटर थोड़ी हो, वो तो सेट किया जाता है ना पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शनल में। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों को ध्यान रखना है। फिर इसके बाद इसमें क्या आता है, इसमें कहता है कि छात्रों को इस तकनीकी के प्रयोग से अपनी गति के अनुसार सीखने के अवसर मिलते हैं। अब याद रखना है इसकी विशेषता क्या है, मैंने पहले ही बताया था कि बालक अपनी रुचि, अभियोग्यता और क्षमता के अनुसार चीजों को जो सीखता है, देखता है, वही आपका इसमें आपका आता है। क्लियर। तो यहाँ पर बालक अपनी गति के अनुसार या अपनी क्षमता के अनुसार चीजों को प्रयोग में लाएगा या प्रयोग करेगा आपका। क्लियर, ये पॉइंट। फिर इसके बाद इसमें और क्या कहता है कि अन्वेषण तकनीकी जो है मनोविज्ञान, दर्शन तथा विज्ञान के सिद्धांतों तथा आविष्कारों का उपयोग करता है। ये मनोविज्ञान का भी प्रयोग करता है, दर्शन का भी प्रयोग करता है और विज्ञान के सिद्धांतों का भी प्रयोग करता है। ठीक, तो इसमें अनेक प्रकार की चीज जो आते हैं, ये सब चीजें हैं आपका। क्लियर, इतने पॉइंट यहाँ पर बताइए, क्लियर है सभी को।
ठीक। अब इसमें और आता है, और अगर हम बात करेंगे तो ये क्या करता है, ये पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करके, मतलब कहता है कि बाय एनालाइजिंग द टेक्निकल सिलेबस। अब देखिए टेक्निकल सिलेबस इट मेंटेन कोहेसिव इन डिफरेंट टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब ये कहता है कि यह तकनीकी जो है पाठ्यवस्तु का विश्लेषण कर विषयों के विभिन्न प्रकरणों को तारतम्य बनाए रखने में काम करती है। तारतम्य का मतलब होता है सभी सिलेबस को एक दूसरे से जोड़ने का काम ये करती है आपका। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद आता है इसमें हम लोग बात करेंगे अब कंटेंट क्या आएगा अनुदेशन तकनीकी में। अब कंटेंट की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, कंटेंट्स की बात करेंगे। इसमें कंटेंट्स कौन कौन से आते हैं, ठीक है ना। कंटेंट का मतलब होता है प्रयोग में लाई जाने वाली विषय सामग्री ना, विषय वस्तु कह सकते हैं, सामग्री कह सकते हैं, जो भी आपको कहना हो सुटेबल लगे वो कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कहते हैं कि अनुदेशन तकनीकी का अर्थ एवं स्वरूप को बताने में कहते हैं मीनिंग एंड नेचर ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। ठीक, इसका क्या होता है, कंटेंट से क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। इसमें क्या करते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन की उत्पत्ति तथा विकास इसमें देखी जाती है। इसकी विषय वस्तु क्या होती है, कंटेंट इसमें लिख देते ना, यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग मीनिंग एंड नेचर देखते हैं, मीनिंग एंड नेचर देखते हैं। नंबर टू पे हम लोग क्या, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन देखते हैं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन देखते हैं हम लोग। ठीक है सर, ये कंटेंट में होगा ना? क्या हो गया, ये कंटेंट में ही लिखेंगे ना? नहीं, इसमें और क्या लिखेंगे, ये अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार, उनकी विशेषताएं, उनके सिद्धांत रचनाएं, मतलब कुल मिला के इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, किन किन चीजों के बारे में बात करते हैं, वो सब चीजें आएंगी इसके अंतर्गत। ठीक है, ये पूरा इसमें कह सकते हैं कि ये पूरा इसके अंदर जितनी भी विषय सामग्री होती है सबका सब इसमें जोड़ दिया जाता है। ठीक, लेकिन अब मेन होता है, मेन इसके स्टेप होते हैं, स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के ना, इनके स्टेप की बात हम करेंगे। इसको साफ करते फिर स्टेप सर प्रोग्राम के बाद आपने क्या लिखा है कंटेंट में? आई है ना, आई के बाद इंस्ट्रक्शन। ठीक, बात करेंगे स्टेप, ठीक, स्टेप की बात करेंगे तो इनके स्टेप की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला होता है क्या है, अनुदेशन सामग्री का चयन करना। पहला पॉइंट क्या होता है, नंबर 1 लिखिएगा, अनुदेशन सामग्री का चयन। ठीक है ना, यहां तक शो हो रहा है, दिख रहा है, सॉरी। ठीक, अनुदेशन सामग्री का चयन, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, और चयन भी कैसे करेंगे, उद्देश्यों के अनुसार, उद्देश्यों के अनुसार। ठीक, इसी उद्देश्यों के अनुसार होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लिखेंगे सिलेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल, लिखेंगे यहाँ पे लिख देते ना, सिलेक्टिंग, लिखेंगे सिलेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल, ठीक, सिलेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। ठीक, सिलेक्ट कहता है सिलेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, क्या करें, अकॉर्डिंग टू, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, उद्देश्यों के अनुसार, ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। ठीक, ये हो गया पहला। दूसरा क्या होता है, दूसरे में आपका आता है विभिन्न विधियों, लिखेंगे विभिन्न विधियों,
ठीक, विभिन्न विधियों प्रविधियों ठीक, विभिन्न विधियों प्रविधियों युक्तियों तथा युक्तियों तथा ना युक्तियों तथा श्रव्य दृश्य श्रव्य दृश्य ठीक है, श्रव्य दृश्य का प्रयोग करके श्रव्य दृश्य का प्रयोग करके ठीक है पाठ को प्रस्तुत करना, पाठ को प्रस्तुत करना। तो ये मेन क्या है, पाठ को प्रस्तुत करना, ये आपका मेन पॉइंट है कि पाठ को प्रस्तुत करना है, कैसे करना है ये ऊपर बता रहा है। ये हो गया आपका ठीक। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पाठ को प्रस्तुत करने को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट द लेसन, ठीक है, ये लिखेंगे प्रेजेंट द लेसन, प्रेजेंट द लेसन ठीक। अब लेसन को प्रेजेंट करने के लिए हम क्या क्या तैयारी करते हैं ये सब इसमें बता रहा। फिर इसके बाद तीसरा नंबर क्या था, तीसरे कहता है इवैल्यूएशन करना या मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना ठीक है। इवैल्यूएशन करना होता है। और चौथे नंबर पे आपका क्या आता है, चौथे नंबर पे आपका जो आता है, चौथे नंबर पे आता है सुधार के लिए सुझाव देना ना, इम्प्रूवमेंट ठीक है ना, इम्प्रूवमेंट करना है के मतलब सुधार आता है। इम्प्रूवमेंट हो जाता है ठीक है, ये होता है आपका। इसमें आप लिख सकते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स आएगा, ऑब्जेक्टिव जो है प्रेजेंट द लेसन प्लान आएगा, नंबर 2 पे प्रेजेंट द लेसन प्लान आएगा, तीसरे पर आपका क्या आएगा, सॉरी दूसरे पर ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हाँ पहले पर ही आपका ऑब्जेक्टिव्स आएगा, यहाँ पर लिखते हैं ना नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव दूसरे पे आपका प्रेजेंट द लेसन, तीसरे पर आपका इवैल्यूएशन, और चौथे पर आपका क्या आएगा, आपका चौथे पे इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट ठीक। ये आपका हो जाएगा आपका क्लियर। तो ये आपके स्टेप है, एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आप इसको बता सकते हैं। क्लियर है, सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, दूसरे नंबर पे हम लेसन को तैयार करेंगे, तीसरे नंबर पे इवैल्यूएट करेंगे, और चौथे नंबर पे हम इम्प्रूवमेंट को लागू करेंगे आपको। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है सबको, बताइए। अब हम लोग क्या बात करते हैं, अनुदेशन प्रारूप के टाइप्स। मतलब यहाँ पर याद रखिएगा, जब कभी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी बोले या इंस्ट्रक्शनल डिजाइन बोले, दोनों की बात एक ही है ना। तो यहाँ पर इसके टाइप्स की बात करेंगे हम, ठीक, टाइप्स की बात करेंगे, टाइप की बात करेंगे तो सबसे पहले ना इसके जो 3 टाइप हम लोगों को देखने को मिलता है। हाँ बोलिए। सर क्या बोले हैं, टाइप और डिजाइन एक इसको होता या है। तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी बोली जाए या डिजाइन बोला जाए, ठीक, दोनों बात एक ही हो जाएगी आपकी, यहाँ पर दोनों के टाइप एक ही होते हैं, ठीक है। इसको बोलते, सबसे पहला जो आता है इसको बोलते हैं प्रशिक्षण मनोविज्ञान। क्या बोलते हैं, प्रशिक्षण मनोविज्ञान बोलते हैं, ठीक। पहला तो ये है आपका। दूसरा है संप्रेषण नियंत्रण होता है, संप्रेषण नियंत्रण होता है, ठीक। और तीसरा जो होता है वो होता है प्रणाली उपागम, प्रणाली उपागम होता है, क्लियर, ये होता है। अब इसी को जो है इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं वो भी देख लीजिए। इंग्लिश से बोलते हैं ट्रेनिंग साइकोलॉजी, ट्रेनिंग
ट्रेनिंग साइकोलॉजी होती है। संप्रेषण नियंत्रण को हम लोग साइबरनेटिक बोलते हैं, ठीक है, साइबरनेटिक। साइबरनेटिक बोलते हैं हम लोग, और प्रणाली उपागम को हम लोग सिस्टम अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग वन बाय वन इसके रूप में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, वन बाय वन इससे चीजें संबंधित जितनी भी है उन सब चीजों को लेकर आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि शिक्षा की समस्याओं को सुलझाने के लिए ना, शिक्षा से संबंधित जितने प्रकार की भी समस्याएं हैं, कि शिक्षा की समस्याओं को सुलझाने के लिए हम लोग अनेक प्रकार के अप्रोचेस को लगाते हैं ना। अप्रोच मींस होता है किसी चीज को काम करने के लिए जो हम लोग ताकत लगाते हैं, जो भी हम लोग प्रयोग करते हैं, तो वही आपका उपागम कहलाता है। तो उपागम में आपके नवीन क्षेत्रों में नवीन अप्रोचेस आप देखेंगे। इन अप्रोचों के रूप में सबसे ज्यादा अप्रोच या टाइप्स हम देखेंगे तो 3 टाइप हम लोगों को पढ़ने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा प्रशिक्षण मनोविज्ञान होता है, दूसरा संप्रेषण नियंत्रण होता है, तीसरा आपका प्रणाली उपागम होता है, जिसको प्रशिक्षण मनोविज्ञान को हम लोग ट्रेनिंग साइकोलॉजी कहते हैं। दूसरा जो है आपका साइबरनेटिक होता है, और तीसरा आपका सिस्टम अप्रोच होता है। ठीक, अब इन ये तीनों जो है एक दूसरे से जो है सहभागी सप्लीमेंट्री अथवा पूरक के रूप में होते हैं। ये तीनों कैसे हैं? ये तीनों सप्लीमेंट्री के रूप में हैं। लिखेंगे, लिखे यहां पर, यह तीनों, ठीक है ना, यह तीनों किस रूप में है? सहभागी। कैसे? सहभागी के रूप में, सहभागी, सप्लीमेंट्री, ठीक है, अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लिखते जाइएगा, ये कि ये तीनों जो है आपस में जब जुड़े हैं, ये तीनों सहभागी के रूप में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग बात किसकी करेंगे? जो आपके सामने है, सबसे पहले हम साइबर ट्रेनिंग साइकोलॉजी की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? ट्रेनिंग साइकोलॉजी की बात करेंगे कि ट्रेनिंग साइकोलॉजी होती क्या है, प्रशिक्षण मनोविज्ञान होता क्या है। तो कहेंगे ट्रेनिंग साइकोलॉजी फोकसेस ऑन डिजाइन, टास्क एनालिसिस एंड रिलेटेड ट्रेनिंग कंपोनेंट। कहते हैं प्रशिक्षण मनोविज्ञान जो है किससे किससे संबंधित है, लिखेंगे। सबसे पहले किससे फोकसेस ऑन, किसमें किसमें फोकस करता है? डिजाइन में, डिजाइन में करता है। डिजाइन के साथ साथ और किसमें करता है? टास्क एनालिसिस में, टास्क एनालिसिस में करता है। टास्क एनालिसिस के बाद एंड रिलेटेड ट्रेनिंग, ठीक है ना, संबंधित प्रशिक्षण अवयव, रिलेटेड ट्रेनिंग कंपोनेंट, ठीक, रिलेटेड ट्रेनिंग कंपोनेंट। इसको हम लोग, डिजाइन को हम लोग बोलते हैं प्रारूप बोलते हैं, प्रारूप बोलते हैं। टास्क एनालिसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्य विश्लेषण, कार्य विश्लेषण बोलते हैं। और रिलेटेड ट्रेनिंग कंपोनेंट के बोलेंगे संबंधित प्रशिक्षण अवयव, संबंधित प्रशिक्षण अवयव, ठीक है। ये 3 पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट वे में आप समझ सकते हैं कि प्रशिक्षण मनोविज्ञान का प्रयोग हम कब करते हैं? किसी के प्रारूप को बनाने में, और टास्क एनालिसिस की उसके कार्य का विश्लेषण करने में, और संबंधित प्रशिक्षण अवयव की रिलेटेड ट्रेनिंग कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इनसे संबंधित है। कुल मिला के ये कह सकते हैं, इसमें एक पॉइंट छूटा है क्या? हाँ, इसमें एक पॉइंट जो है छूटा था, छूटा नहीं था। इसको हम कह सकते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की जो टाइप है वो कैसे जुड़े हैं? इनपुट प्रोसेस और सॉरी इनपुट प्रोसेस, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेस से जुड़े हुए हैं। किससे? इनपुट, इनपुट आउटपुट और प्रोसेस से,
प्रोसेस, इन तीनों से ये पूरे के तीनों के पूरे जुड़े हुए हैं ना। तो ये पॉइंट एक छूट रहा था, वही मैं कह रहा था कुछ छूट रहा है ना। चलो, तो ये पॉइंट था कि अब हम ट्रेनिंग साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। ट्रेनिंग साइकोलॉजी क्या होती है? ट्रेनिंग साइकोलॉजी आप बता सकते हैं कि किसी का भी डिजाइन बनाना हो, या कार्य का विश्लेषण करना हो, या संबंधित प्रशिक्षण अवयव हो, तो इन सब चीजों के बारे में जब हम विशेष ध्यान करते हैं, क्या करते हैं? फोकस करते हैं। याद रखिएगा, इस पे हम क्या करते हैं? फोकस करते हैं। सर ये इनपुट आउटपुट और प्रोसेस से ये मतलब तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं। हाँ, ये जो है, ये तीनों जो है, इन सब तीनों में सबसे पहले इनपुट, सबसे पहले की बात है, मतलब ये तीन अवयव या तीन एलिमेंट्स इसमें देखने को मिलेंगे। इनपुट मिलेगा, प्रोसेस मिलेगा, फिर आउटपुट मिलेगा। इनपुट मतलब जो भी वर्क हम करके उसमें डालेंगे, उसके बाद प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के बाद उसको आउटपुट मींस रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये किससे जुड़ा हुआ है। प्रशिक्षण मनोविज्ञान किससे जुड़ा है? तो हमें ध्यान रखना होगा कि ये प्रशिक्षण जो शैक्षिक प्रशिक्षण मनोविज्ञान है, ये शैक्षिक तकनीकी के इनपुट से संबंधित है। याद रखिएगा, मेन पॉइंट है, की पॉइंट है ये, की पॉइंट। ठीक, की पॉइंट में क्या है? ये किससे जुड़ा है? इनपुट से जुड़ा है। और संप्रेरण वाला सर आउटपुट से आप मैंने बताया कि प्रशिक्षण मनोविज्ञान में इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस तीन चीजें दी होंगी। तो ये जो है किससे संबंधित है? ये इनपुट से संबंधित है। ये शैक्षिक तकनीकी के इनपुट, जिसको अदा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? अदा बोलते हैं। ठीक, हिंदी में अदा बोलते हैं। अदा से ये संबंधित होता है प्रशिक्षण मनोविज्ञान। अब हाँ बोले। सर इनपुट में हम क्या करेंगे? जैसे प्रशिक्षण मनोविज्ञान जो है वो इनपुट से कैसे रिलेट इनपुट का करेंगे? ये मतलब पॉइंट होता है कि किसी भी चीज को उसमें भरना, किसी भी चीज को उसमें डालना, या किसी भी चीज को प्रयोग में लाना होता है आपका इनपुट में। इनपुट में कहते हैं कि अपना इनपुट आउटपुट कैसे मिले? जब तक उसमें कुछ ना कुछ डालोगे नहीं, तब तक उसके अंदर से कुछ निकल कर कैसे आएगा? तो प्रशिक्षण मनोविज्ञान क्या करता है? सब किसी के अंदर भी वो इनपुट चीजों को डालता है, चीजों को एक्सप्रेस करने के बाद उसके अंदर डालता है। अब इसका प्रयोग जो है, अगर देखना चाहेंगे, अगर पुराने इसके हिस्ट्री की बात करेंगे, तो इसका प्रयोग जो है सैनिकों की आवश्यकताओं के लिए किया जाता था, कि उनके अंदर इतनी पोटेंशियल, इतनी क्षमता, इतना ट्रेनिंग उनको, मतलब उनको इतनी ट्रेनिंग कराई जाती थी, इतनी ट्रेनिंग कराई जाती थी कि वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समस्या को झेलने के लिए तैयार हो जाए। उसी प्रकार मनोविज्ञान प्रशिक्षण जो है एक अध्यापक के लिए इसीलिए होता है कि वो किसी भी प्रकार का बालक उनके सामने आए, उन सभी बालकों से वो सामना करने, उन सभी बालकों की समस्या को हल करने के रूप में इसका प्रयोग हम करते हैं। इसलिए इसमें केवल इनपुट ही इनपुट शो करता है। क्लियर है यहाँ पर? ओके जी सर, थैंक यू सर। अब इसमें और क्या है? ये जो है डायरेक्ट एनालिसिस मेथड से रिलेटेड है। पॉइंट को नोट करते चलिएगा। यह जो प्रारूप है, यह जो मॉडल है, कहते हैं कि दिस मॉडल यूजेस अ डायरेक्ट एनालिसिस मेथड इन विच ट्रेनिंग कंपोनेंट आर डेवलप्ड। कहता कि इस प्रारूप में एक सीधी विश्लेषण विधि का सहारा लिया जाता है, जिसमें प्रशिक्षण अंगों का विकास किया जाता है। तो इसमें डायरेक्ट एनालिसिस मेथड का प्रयोग करते हैं। लिखिएगा, इसमें लिखिएगा डायरेक्ट एनालिसिस मेथड। डायरेक्ट एनालिसिस मेथड का प्रयोग किया था। जब डायरेक्ट एनालिसिस मेथड का प्रयोग किया जाएगा, तो इसमें दो नाम बहुत ही प्रमुख रूप में आते हैं प्रशिक्षण मनोविज्ञान में, रॉबर्ट गैने और ग्लेजर। कौन कौन से नाम आते हैं? यहाँ पे गैगनेस का नाम आता है। क्या कहते हैं इसमें? सबसे मेन पॉइंट जो है रॉबर्ट गैने है आपके। कौन है? रॉबर्ट गैने। ठीक, रॉबर्ट गैगनेस है इसमें। और कौन सा बताया था? रॉबर्ट गैगने। और दूसरा नाम मैंने क्या बताया था आपको? बताइए। ग्लेजर, रॉबर्ट ग्लेजर। ग्लेजर का नाम क्यों फेमस है? बता सकता है कोई? रॉबर्ट ग्लेजर का नाम क्यों फेमस है? रॉबर्ट गैगने जिन्होंने 9 इवेंट्स एलिमेंट दिया था, 8
पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था, जिसमें हायरार्किकल अप्रोच इन्होंने दिया था, 8 स्टेप दिया था। रॉबर्ट ग्लेजर ने जो है बेसिक करिकुलम मॉडल दिया था। क्या दिया था? रॉबर्ट ग्लेजर ने बेसिक करिकुलम मॉडल दिया था, इसलिए इनका नाम सबसे ज्यादा आता है। लेकिन ये प्रशिक्षण के रूप में इनका नाम सबसे ज्यादा है इन दोनों ने, क्योंकि इन दोनों ने सभी चीजों को मिलाकर जो है प्रयोग करने का काम किया। सबसे ज्यादा इन दोनों का नाम इसमें आता है आपका। क्लियर है पॉइंट यहां तक? बताइए सभी को। जी सर। सर इन्होंने क्या क्या दिया था ग्लेजर ने? रॉबर्ट ग्लेजर और रॉबर्ट ग्लेजर का केवल ग्लेजर है। ग्लेजर है, रॉबर्ट ग्लेजर भी नाम आ जाएगा, ग्लेजर आएगा तब भी। ग्लेजर मेन है और गैगनेज मेन है। गैगनेज ने क्या किया था? 8 पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था, जिसमें जो है आपका क्या था? साइन, सबसे पहले आई कांटेक्ट होता है ना, संकेत होता है। संकेत के बाद उसमें जो उद्दीपक अनुक्रिया होती है, उद्दीपक अनुक्रिया के बाद श्रृंखला बनती है, श्रृंखला के बाद आपका साहचर्य संबंध बनता है। तो तमाम ये 8 स्टेप बताते हैं। वही रॉबर्ट ग्लेजर जो है, ग्लेजर ने क्या किया था? बेसिक करिकुलम मॉडल दिया था। लिख लीजिए आप लोग, बेसिक करिकुलम मॉडल इन्होंने दिया था। इनका नाम क्यों आता है? इन्होंने 8 पदानुक्रमिक सिद्धांत के नाम दिए, 8 पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया है। और ये मेन इन दोनों ने यही काम किया है मनोविज्ञान के क्षेत्र में ना, ट्रेनिंग के लिए। क्लियर पॉइंट यहाँ पर इतना? सर बेसिक क्या बोला था ग्लेजर का? बेसिक करिकुलम मॉडल। ठीक, अब देखिए और इसमें क्या है, ये कहते हैं कि द ट्रेनिंग साइकोलॉजी मॉडल emphasize ऑब्जेक्टिव और टास्क एंड ब्रेक द डाउन इनटू वेरियस एलिमेंट। ठीक है, कहता है कि प्रशिक्षण मनोविज्ञान जो है, प्रशिक्षण मनोविज्ञान का जो प्रारूप है वह उद्देश्यों और कार्यों पर बल देता है। किस पर बल देता है? उद्देश्यों, ऑब्जेक्टिव एंड टास्क पर। याद रखिएगा, किस पर? ऑब्जेक्टिव एंड टास्क पर लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव एंड टास्क। ठीक, ऑब्जेक्टिव को मतलब उद्देश्यों और कार्य पर क्या देता है? बल देता है। ठीक है, उद्देश्यों और कार्य पर ये बल देता है। यहाँ पर ये पॉइंट नोट रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यही पूछेगा। और कुछ पूछे ना पूछे, लेकिन ये यही जो मेन पॉइंट बता रहे यही पूछेगा। लेकिन अब इसके जो है प्रारूप के स्टेप भी कुछ देता है। अब ये ट्रेनिंग आपका लिखेंगे। सर दोनों लोग उद्देश्य और कार्य पर बल देते हैं। नहीं, उद्देश्य और कार्य मतलब ये ऑब्जेक्टिव्स पर और वर्क, इन दोनों पर ही फोकस करते हैं। कौन? ये ट्रेनिंग साइकोलॉजी वाले। तो ये ट्रेनिंग साइकोलॉजी के स्टेप अब लिखिए। हाँ, ये दोनों पर ही बल देते हैं ना, शैली। ठीक है, अब ट्रेनिंग साइकोलॉजी की बात करेंगे। ट्रेनिंग साइकोलॉजी के स्टेप क्या होंगे? स्टेप, इसको स्टेप बोलते हैं, सोपान बोलते हैं। इसके क्रम क्या होंगे ये भी आप लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट पर आपका क्या आता है? पहले पॉइंट पे कहता है कार्य तत्वों को पहचानना। क्या है आपका? कार्य तत्वों को पहचानना। कार्य तत्वों को पहचानना मतलब कि क्या कहेंगे? आइडेंटिफाई कंपोनेंट टास्क लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आइडेंटिफाई, ठीक, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाइंग क्या है? आइडेंटिफाई कंपोनेंट टास्क। ठीक है, आइडेंटिफाई किसको करना है? कंपोनेंट टास्क को। ठीक है, कार्य तत्वों की पहचान करना। ठीक है, नंबर 2 पर क्या आ जाएगा? नंबर 2 पे कहता है कि उनकी प्राप्ति के संबंध में विचार करना। ठीक है, विचार करना मतलब कहते हैं कि थिंकिंग अबाउट देयर अटेनमेंट। ठीक है ना, लिखेंगे उनकी प्राप्ति के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए विचार करना। विचार करना। ठीक है ना, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इंग्लिश में लिखेंगे थिंकिंग अबाउट देयर, लिख देना, लिखेंगे इसको
थिंकिंग अबाउट, ठीक है, थिंकिंग अबाउट देयर अटेनमेंट। अटेनमेंट होता है, ठीक है। एग्जाम में यूजीसी का आपने एग्जाम देखा होगा तो ऐसे ही बड़े बड़े शब्द लिखे हुए आते हैं। अभी इसको पकड़ने का तरीका भी हम लोग बात करेंगे। फिर तीसरा स्टेप क्या होता तो है? ये लास्ट में क्या लिखा है, के बाद देर के बाद क्या लिखा है आपने? लिखा है थिंकिंग उनकी अबाउट। प्राप्ति के लिए विचार करना, मतलब कि थिंकिंग थिंकिंग अबाउट देयर अटेनमेंट, ठीक है ना, देयर अटेनमेंट। ठीक, अब तीसरा जो पॉइंट था, तीसरा कहता है कि सीखने की पूर्ण परिस्थितियों को एक व्यवस्थित क्रम प्रदान करना, मतलब लिखेंगे व्यवस्थित क्रम प्रदान करना। व्यवस्थित क्रम प्रदान करना। व्यवस्थित क्रम प्रदान करने का मतलब है प्रोवाइडिंग ए सिस्टमैटिक सीक्वेंस, लिखेंगे प्रोवाइडिंग अ, ठीक है, प्रोवाइडिंग अ, लिखेंगे प्रोवाइडिंग अ सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक, ठीक ना, सिस्टमैटिक ऑर्डर बोल सकते हैं, सीक्वेंस बोल सकते हैं ना, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक, सीक्वेंस। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, अब ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है आपका, ठीक है ना। इसमें क्या क्या है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, टास्क को देखना है। सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए, टास्क आना चाहिए ना। सबसे पहले हम टास्क को देखें, टास्क की पहचान करेंगे, फिर थिंकिंग करेंगे, फिर टास्क के बाद हम थिंक करेंगे। पहले हमारे पास कार्य आएगा, जब काम का प्रेशर पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, सोचेंगे। सोचने के बाद हम उसका क्रम लगाएंगे कि हमें प्रॉब्लम को कैसे, तो मतलब सिस्टमैटिक, आप याद रखिए, ठीक है, सिस्टमैटिक रखेंगे या सीक्वेंस याद रखेंगे। तो आपको सबसे पहले याद होगा कि आप क्या करोगे। आपके मन में सबसे पहले चीजें क्या आएंगी, आप अपने साइड में, पेज में एक साइड में ऐसे लाइन खींच लो और यहाँ लिखो। सबसे नंबर 1 पे स्टेप में टास्क हो जाएगा, टास्क हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आपको मैंने क्या बताया, थिंकिंग आ जाएगी, थिंकिंग आएगी। और नंबर 3 पे आपका सीक्वेंस आएगा, ठीक, सीक्वेंस आएगा। ये आपको ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। कैसे, सबसे पहले हमारे पास कोई काम आएगा, काम आया तो काम के विषय में हम क्या करेंगे, सोचेंगे ना कि कैसे करना है, कहां से करना है, किस तरीके से करना है। तो मैंने सोचना शुरू किया। जब सोचना हम शुरू करेंगे तो कॉपी पेन लेंगे, कॉपी पेन में जो इसको लिख लेंगे ना, चीजों को हम लिख लेंगे। जब हम चीजों को लिख लेंगे तो वो आपका सीक्वेंस, हम इसको लगाने में आसानी है। यही 3 स्टेप केवल इसके हैं, ट्रेनिंग साइकोलॉजी के 3 स्टेप है आपके, ठीक है ना, क्लियर है? जी सर। हाँ, अब इसमें जी। एक मॉडल आता है। कहते हैं कि इसके जो ट्रेनिंग साइकोलॉजी के मॉडल जो होते हैं, मॉडल का स्टेप क्या होगा, ये मॉडल क्या होंगे। कहा जाता है कि इसके प्रारूप के 3 प्रमुख अंग कौन से हैं, ठीक है, कंपोनेंट। इस मॉडल के 3 कंपोनेंट वो ध्यान देंगे। इसमें कहता है कि प्रारूप के 3 प्रमुख अंग, लिखेंगे प्रारूप के 3 प्रमुख अंग, ठीक है। प्रारूप के 3 प्रमुख अंग कहते हैं 3 मेजर कंपोनेंट ऑफ मॉडल, मतलब मॉडल के, लिखेंगे मॉडल के 3 अंग, ठीक है। 3 अंग कौन से होंगे। नंबर 1 याद रखिए, नंबर 1 पर आपका आता है कार्य विश्लेषण। क्या आता है नंबर 1 पर, कार्य कार्य विश्लेषण, जिसको हम क्या बोलते हैं, टास्क एनालिसिस, ठीक, टास्क एनालिसिस। नंबर 2 पर आपका क्या आता है, नंबर 2 पर आता है इंट्रा टास्क ट्रांसफर आता है, याद रखिएगा, इंट्रा टास्क ट्रांसफर, जिसको बोलते हैं अंतः कार्य अंतरण, अंतः कार्य, ठीक है, अंतः कार्य अंतरण,
अंतरण, ठीक है ना। इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे क्या, इंट्रा टास्क, ठीक, इंट्रा टास्क ट्रांसफर, ट्रांसफर की बात। नंबर 3 पर क्या आता है, नंबर 3 पर आता है व्यवस्थित क्रम। क्या आता है, व्यवस्थित क्रम। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने लिखा है प्रॉपर सीक्वेंस। अब आप देख रहे होंगे जो स्टेप इसके हैं, ये स्टेप है आपका, ये स्टेप है, और जो स्टेप है और जो इसके कंपोनेंट है दोनों में समानताएं हैं। फिर बीच वाले क्रम में क्या है, इंट्रा टास्क ट्रांसफर। इंट्रा टास्क ट्रांसफर के डिफरेंस है, नहीं तो तीनों दोनों जो है एक जैसे ही है आपके यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसके क्या होता है कि ये जो ट्रेनिंग साइकोलॉजी होती है, ये प्रशिक्षण मनोविज्ञान होता है, इसमें आपका टास्क इंपॉर्टेंट होता है। फिर अब देखिए इसमें इनपुट क्यों आया, अभी क्वेश्चन किया गया था इनपुट क्यों आया, तो आप देख सकते हैं कि इसमें थिंकिंग को क्या करते हैं, काम पहचानते, काम क्या है हमारा, फिर सोचते हैं, सोचने में उसको सीक्वेंस में लगाते हैं, सीक्वेंस में लगाते हैं। वही यहाँ पर भी क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है टास्क एनालिसिस हम करेंगे, फिर उसको कैसे करना है, अंतःकरण करने का मतलब रियलाइजेशन करेंगे ना, सोचेंगे, विचारेंगे, समझेंगे, फिर इसके बाद उसको व्यवस्थित क्रम में लगा देंगे। तो यही आपके दोनों है, ये कंपोनेंट है, मॉडल ऑफ कंपोनेंट है आपका, ये आपका स्टेप है आपका, ठीक। तो ये आपका ट्रेनिंग साइकोलॉजी आपकी यहाँ पर होती है कंप्लीट, क्लियर। साइबरनेटिक को हम लोग क्या बोलते हैं, संप्रेषण नियंत्रण, ठीक है ना। संप्रेषण नियंत्रण को हम लोग बोल सकते कम्युनिकेशन कंट्रोल या कंट्रोल कम्युनिकेशन ही बोल सकते थे, लेकिन इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है साइबरनेटिक, ठीक है। एक स्पेशल नाम जो दिया गया है साइबरनेटिक, ये क्यों दिया गया है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी बात करेंगे तो यह जो है किसका भाग है, यह जो है प्रशिक्षण मनोविज्ञान का एक भाग है। क्या है, यह जो है साइकोलॉजी, ये ट्रेनिंग साइकोलॉजी का एक भाग है, ये आपका लिखेंगे क्या, लिखेंगे ट्रेनिंग साइकोलॉजी का एक भाग है, ठीक है। ट्रेनिंग साइकोलॉजी का या एक हिस्सा है, या एक भाग है, या एक पार्ट है, कुछ भी कह सकते हैं। इसकी बात सबसे पहले किसने करी थी, इसकी बात सबसे पहले अगर हम बात करेंगे साइबरनेटिक्स की, तो नॉर्बर्ट वीनर। एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है कि साइबरनेटिक्स की संकल्पना किसने दी, प्रतिपादक कौन है, तो ये सब जो है इन्हीं का नाम आता है, नॉर्बर्ट वीनर, नॉर्बर्ट वीनर आता है। ये कब आता है, इन्होंने कब दिया, 1948 में दिया था, ठीक है। हिंदी में भी लिख लेंगे, ठीक, नॉर्बर्ट वीनर आता है इनका, ठीक। इतने पॉइंट्स यहाँ पे डाउट, यहाँ पे पॉइंट इतने हुए। अब इसमें इन्होंने क्या किया, साइबरनेटिक्स को इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था पशु और मशीन के नियंत्रण, पशु और मशीन के नियंत्रण और संचार के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में इसको परिभाषित किया था। किसके किसके रूप में उन्होंने बोला था, पशु, लिखेंगे मेरे साथ, पशु और मशीन, ये पशु और मशीन के नियंत्रण और संचार, ठीक है, संचार के वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है ना, वैज्ञानिक अध्ययन ये बोलता है, कहता है इसमें क्या कहते हैं कि द साइंटिफिक स्टडी, ठीक, कहता है क्या, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कंट्रोल,
क्या बोलता है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन, द एनिमल एंड द एनिमल एंड द मशीन। द मशीन, ठीक है, ये बोलता है। ये डेफिनेशन किसकी है, ये डेफिनेशन इन्होंने दी थी नॉर्बर्ट वीलर ने। नॉर्बर्ट वीलर ने क्या कहा था, नॉर्बर्ट वीलर ने कहा कि पशु और मशीन को नियंत्रण और संचार के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में इन्होंने इसको बताया था। कुल मिला के साइबरनेटिक जो होता है वह मनोविज्ञान मशीन, वह जो है मनुष्य को मशीन के रूप में स्वीकार करता है। इन्होंने क्या बोला है कि मनुष्य को मशीन के रूप में स्वीकार किया। अब एग्जाम में आपके आ जाएगा कि मनुष्य को मशीन के रूप में किसने स्वीकार किया, साइबरनेटिक मनोविज्ञान ने स्वीकार किया है। यह कह सकते हैं नॉर्बर्ट वीलर ने इसकी संकल्पना को बताया है, ठीक है ना। यहाँ पर इतनी बात क्लियर हुई। तो इस पे कहता है कि साइबरनेटिक मनोविज्ञान जो होता है इस तथ्य पर जोर देता है कि प्रतिक्रिया के सभी तरीके छात्र के व्यवहार को नियंत्रित करके वांछित परिवर्तन लाते हैं कि नहीं लाते हैं। मतलब कहता है साइबरनेटिक साइकोलॉजी emphasize the fact that all of the methods of feedback bring the desired change by controlling the behavior of the pupil। मतलब बिहेवियर यहाँ पे कंट्रोल करना है, व्यवहार को नियंत्रित करने की बात कर रहा है। क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है व्यवहार को नियंत्रित करने का काम करता है साइबरनेटिक। साइबरनेटिक का मेन उद्देश्य, मेन पर्पस क्या होता है, साइबरनेटिक का मेन पर्पस होता है व्यवहार को नियंत्रित करना, बिहेवियर को कंट्रोल करने की बात होती है। जबकि ट्रेनिंग साइकोलॉजी की बात हम लोगों ने कही थी, तो वहां पर कार्य इंपॉर्टेंट होता है, कार्य के बाद हम थिंकिंग करते हैं, थिंकिंग के बाद हम लोग उसको सीक्वेंस पे लगाते हैं। लेकिन साइबरनेटिक्स की बात करते हैं तो साइबरनेटिक्स मनुष्य को मशीन के रूप में मानता है और कहता है कि मनुष्य के व्यवहारों को नियंत्रित करना जो है साइबरनेटिक का काम होता है। आपका क्लियर है पॉइंट, इतने बताइए। जी सर। ठीक, अब साइबरनेटिक की बात हम करेंगे तो ये ग्रीक भाषा से बना हुआ है। इसको भी पॉइंट नोट करेंगे। ये क्या है, ये जो है ग्रीक भाषा से बना है आपका, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, ग्रीक भाषा से बना है। इसमें ग्रीक भाषा से बना है। ग्रीक भाषा के कौन से बना है आपका, ग्रीक भाषा से काइबरनेट्स के, किसे, काइबरनेट से बना है, याद रखिएगा काइबर, ठीक है, काइबर नेट से ये आपका बना है, ग्रीक के काइबरनेट से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है पायलट या प्रशासक ना, पायलट या गवर्नर, जिसका अर्थ क्या होता है, पायलट और गवर्नर, ठीक है, पायलट या गवर्नर। इसको हिंदी में पायलट को पायलट ही बोलते हैं, पायलट को चालक भी बोलते हैं, गवर्नर को प्रशासक बोलते हैं, लोग। तो इसका अर्थ ये होता है काइबर, ठीक है, यहाँ पे पायलट होता है। अब यहाँ पर जो है ये दोनों चीजें बता दी। अब यहाँ पर काइबर्म होता है आपका, ठीक है, काइबर्म होता है। काइबर शब्द का अभिप्राय होता है शासन से, ठीक है, काइबर्म इसका शब्द होता है शासन से। लेकिन इतना कुछ नहीं आएगा, बस ये पूछा जाएगा कि ये किस भाषा से बना हुआ है। ये ग्रीक भाषा से बना है और काइबरनेट से बना हुआ है, ठीक है, पायलट और गवर्नर से बना हुआ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सीधी भाषा में हम कह सकते हैं कि साइबरनेटिक जो होता है वह प्रशासन करने की एक व्यवस्था है। क्या है, प्रशासन करने की एक व्यवस्था है।
प्रशासन करने की एक व्यवस्था होती है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट करेंगे। क्या होती है, कहते हैं साइबरनेटिक क्या होता है, तो साइबरनेटिक कहते हैं देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट कम्युनिकेशन कंट्रोल इज अ सिस्टम और फॉर्मेट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये होता है। इतनी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई आपकी। जी सर। अब इसका मेन लक्ष्य क्या होता है, मेन एम क्या होता है, गोल या लक्ष्य क्या होता है। कभी कभी यही पूछ देता है कि इसका मेन एम क्या होता है, मेन लक्ष्य क्या होता है, मेन गोल क्या होता है। तो इसका मेन लक्ष्य होता है गतिशीलता और स्वचालन, मतलब कि सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ रेगुलेटरी। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ रेगुलेटरी, सेल्फ मोटर बोल सकते हैं। कुल मिला के सेल्फ रेगुलेशन मेनू। ठीक, सेल्फ रेगुलेशन इसका मेन एम होता है और यह इस बात पर जोर देता है कि साइबरनेटिक की प्रक्रिया समस्त विधियों में छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित किया जाए। ठीक है, यहाँ पर व्यवहार को नियंत्रित करना और सेल्फ रेगुलेशन ये आपका इंपॉर्टेंट है आपका। क्लियर, इसमें ये दो चीजें होती है। अब इसमें क्या होता है, अब जैसे मैंने बताया था कि ट्रेनिंग साइकोलॉजी जो है इनपुट से संबंधित है, वैसे इसमें 3 प्रकार के आधारभूत एलिमेंट्स मिलते हैं। कौन कौन से मिलता है, आपका इनपुट मिलता है आपका। हाँ बोलिए। सर सेल्फ रेगुलेशन का क्या होगा? सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है स्वयं से अपने आप को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, रेगुलेशन में संचालित करना। किसी भी चीज को काम करने से पहले हम अपने आप को जो है रेगुलेट करेंगे। रेगुलेट का मतलब होता है किसी भी चीज काम में अपने आप को स्वयं के द्वारा लगाना। कोई जब हमसे कहे ये जरूरी नहीं है, बल्कि हमको स्वयं से वो काम करना है। ठीक है ना, तो इसमें जो है आपके तीनों काम आते हैं। इनपुट होता है, आउटपुट होता है और प्रोसेस भी होता है आपका। ठीक, तो याद रखने वाली बात क्या है कि इस ट्रेनिंग साइकोलॉजी में आपका केवल इनपुट होता है, जबकि हम लोग इसमें देखते हैं आपका साइबरनेटिक में तीनों चीजें आपकी सम्मिलित होती हैं आपकी। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है ना। जी सर। हाँ, जी इसमें एक पॉइंट और आता है। इसमें 2 तरीके के कम्युनिकेशन को लागू किया जाता है। एक होता है ओपन लूप सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछ लेगा तो बता सकते हैं आप लोग, इसको साफ कर देना। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें 2 प्रकार के आपके 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम होते हैं 2 टाइप्स के, लिखेंगे। ट्रांसमिशन सिस्टम ठीक है, ट्रांसमिशन सिस्टम होते हैं जिसको संप्रेषण व्यवस्था बोलते हैं हम लोग ना। ट्रांसमिशन सिस्टम जो होता है, तो कह सकते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोसेस जो होता है, या ट्रांसमिशन इसको बोलते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस इसके क्या होते हैं, प्रोसेस में क्या होता है, प्रोसेस की बात करेंगे तो इसमें आपके 2 आते हैं, 2 नाम होते हैं। एक होता है ओपन लूप सिस्टम, ओपन लूप। ठीक है, ओपन लूप सिस्टम होता है आपका। इसी को दूसरे नाम से भी हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, ओपन लूप सिस्टम ही नाम उसका होता है। और दूसरा जो होता है आपका क्लोज लूप सिस्टम होता है, क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, इसको बोलते हैं मुक्त पाश व्यवस्था। ठीक है, क्या बोलते हैं, मुक्त पाश, पाश व्यवस्था या मुक्त कड़ी। लूप में कड़ी होती है ना, मुक्त कड़ी। ठीक है, मुक्त कड़ी व्यवस्था। और ये क्या होता है, बंद कड़ी व्यवस्था।
मुक्त कड़ी व्यवस्था होती है और दूसरा आपका बंद कड़ी व्यवस्था होती है। ठीक है, यही आपका होता है। इसमें मुक्त कड़ी व्यवस्था में क्या होता है ये भी जान लो। मुक्त कड़ी व्यवस्था क्रम में प्राप्त उपलब्धियों का प्रभाव उसके भविष्य के किसी कार्य पर नहीं पड़ता है। मतलब इसमें ना तो इनपुट होता है और ना ही आउटपुट होता है। इसमें क्या है, ना तो इनपुट है और ना ही आउटपुट है। इसमें दोनों चीजें, आउटपुट और इनपुट दोनों जो है गायब रहती हैं। ठीक है, इसमें जो है कोई भी उपलब्धि किसी प्रकार के प्रभाव पड़ने की संभावना को नहीं दिखाता है, नहीं समझाता है। जबकि क्लोज इंडेड में देखते हैं, कहते हैं क्लोज लूप सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड अ क्लोज लूप सिस्टम। कहते हैं कि ये जो है बंद कड़ी क्रम भी इसे कहा जाता है। ये इसके क्रम में क्या होता है, इसके क्रम में परिणाम मतलब रिजल्ट ये होता है या आउटपुट के अंग बन जाते हैं और भविष्य के प्रयोग के परिणाम स्वरूप उपलब्ध चीजों पर प्रभाव डालते हैं। कुल मिला के कह सकते हैं इसमें आउटपुट का प्रभाव, रिजल्ट या आउटपुट का प्रभाव पड़ता है। रिजल्ट या आउटपुट का प्रभाव पड़ता है इसमें। ठीक है ना, ये बस ये इतना हो गया आपका। क्लियर है यहाँ पर, इतने पॉइंट बताइए। सर ये है क्या, ये नहीं समझ में आया। ये दोनों एक तरीके पॉइंट, का लूप ओपन है। लूप सिस्टम लूप मीन्स और होता है क्लोज लूप कड़ी या जंजीर या कोई भी एक चीज ऐसी जो बनी होती है। तो इसमें क्या होता है, ब्रेन में या जब लोगों से हम जुड़ते हैं तो उसमें होता है, जब हम लोगों से जुड़ते हैं तो हमारे कुछ लोग हमारे साथ ऐसे मिलते हैं, ना तो हमारा उनसे भविष्य का मतलब है, ना तो हमारे भूत का मतलब है, ना तो हमारे वर्तमान का मतलब है। बस उनसे मिल लिया, उसका प्रभाव हमारे ऊपर किसी प्रकार का नहीं पड़ता है आपका। ठीक, जब किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो वो ओपन लूप सिस्टम होता है। और क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है, जब हम किसी से मिलते हैं तो मिलने के बाद उसके जो है रिजल्ट का या उसके आउटपुट का हमें प्रभाव जरूर पड़ता है। हमारा संबंध हो उससे अथवा ना हो, लेकिन उसके जो है उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। और कैसा पड़ता है, आउटपुट के रूप में पड़ता है, रिजल्ट के रूप में पड़ता है आपका। बस ये है इन दोनों में आपका। ठीक, सर क्लियर। एग्जाम्पल एक दे देंगे। अब इस एग्जांपल जैसे मान लो, इसमें कैसे ले सकते हैं, कोई एक एग्जांपल आप लोग भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ। इसमें कह सकते हैं कि रिजल्ट का मतलब होता है, जैसे मान लो हमारे सामने कोई आईएएस अधिकारी, जैसे आपने समय देखा होगा बहुत से लोग जो कम उम्र में या जिनके पास सुविधाएं कम थी, वो लोग क्या है, वो लोग जो है सफल हुए हैं। तो वो लोग, उन लोगों को देखकर हम लोग मोटिवेट हो रहे हैं। क्या क्लोज इंडेड में, क्लोज लूप सिस्टम में उन लोगों को हमने देखा, देखने के बाद एनालाइज किया तो उनके रिजल्ट का या उनके आउटपुट का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। अब बंद रूप से, मुक्त रूप से नहीं पड़ रहा है, मतलब छिपे हुए रूप से कहीं ना कहीं हम लोगों के दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क में घर कर गया है कि सुविधाएं कम है तो क्या हुआ, संघर्ष करना बहुत जरूरी है, चाहे हम हो चाहे आप हो। ठीक है ना, जब से आपकी इच्छा जग जाए तैयारी करने की, काम करने की, तभी से आप लग जाइए। उसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं करना है कि हमें आगे काम कैसे करना है या कुछ लोग क्या कहेंगे, तो ये इसके रिजल्ट का प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति मिले, हमारे मन में जब वो उत्सुकता है ही नहीं कुछ काम करने की, तो चाहे किसी प्रकार का मोटिवेशन मिले या दिखे, उसका कोई भी प्रभाव हम पर नहीं पड़ता है। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर इतना। योग जो है सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरे विश्व युद्ध में देखने को हम लोगों को मिलता है। या तब से जो है उद्योगों में इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग जो है हम लोग उद्योग में देखते हैं, सरकार इसमें करती है, सेना करते हैं, व्यापार, तो जितने भी लोग करते हैं तो ये सब लोग अपने में यूज करते हैं। किसके रूप में करते हैं, मैनेजमेंट डिसीजन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। किसके रूप में, मैनेजमेंट डिसीजन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, किसके रूप में, मैनेजमेंट डिसीजन के रूप में करते हैं ना, प्रबंध संबंधी निर्णयों के रूप में, प्रबंध संबंधी निर्णय, प्रबंध संबंधी
ठीक, प्रबंध संबंधी जो निर्णय होते हैं उससे संबंधित ये होता है। या जो है इसमें जो है ये एक मिक्स्ड होती है, मिक्स्ड सिस्टम होता है ये, ठीक है। ये क्या होता है, मिक्स्ड सिस्टम होता है। ये एक मिक्स्ड सिस्टम के रूप में देखा जाता है आपका, ठीक है। मिक्स्ड सिस्टम के रूप में देखा, मिक्स कह रहे हैं, सॉरी मिक्स नहीं होगा, फिक्स होगा, स्थायी होता है ना। फिक्स सिस्टम जो होता है फिक्स होता है आपका, मिक्स नहीं होता है। सिस्टम जितने भी होंगे मिक्स में नहीं आएंगे, फिक्स में आएंगे। फिक्स का मतलब ये निश्चित होता है। इसका सिस्टम या प्रणाली का मतलब होता है कोई भी चीज, कोई सिस्टम है ना, एक सिस्टमेटिक वे से ही हमको स्टेप बाय स्टेप काम को करना है। स्टेप बाय स्टेप जो काम करते हैं वही सिस्टमेटिक होता है। और जो सिस्टमेटिक होगा उसकी जो है सीढ़ी जो है, या ऊपर या जाने की या नीचे आने की सीढ़ी जो है एक फिक्स रहेगी, उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो ये एक तरीके का फिक्स्ड सिस्टम होता है। इसमें जो है व्यवस्था का अभिप्राय या सिस्टम प्रणाली में कहते हैं कि व्यवस्था का अभिप्राय एक क्रमबद्ध संगठन के रूप में होता है, जिसमें प्रत्येक भाग जो है दूसरे भाग से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसके महत्वपूर्ण 3 चीजें इसमें मिलती है, इसमें मिलता है, इसमें 3 महत्वपूर्ण क्या चीजें मिलती है, इसमें 3 महत्वपूर्ण चीजें जो है इसके अंतर्गत आती है। प्रणाली उपागम के अंतर्गत 3 अप्रोचेज आते हैं। 3 अप्रोच कौन से आते हैं, 3 अप्रोचेज, 3 अप्रोचेस कौन कौन से आते हैं। नंबर एक पे आता है आपका प्रणाली सिस्टम थिंकिंग आती है आपकी सबसे नंबर 1 पर। सबसे पहले आता है सिस्टम थिंकिंग। ठीक, सिस्टम थिंकिंग आती है। दूसरा पर सिस्टम एनालिसिस आता है नंबर 2 पर। सिस्टम एनालिसिस आता है। और तीसरे नंबर पे जो आपका आता है, आपका सिस्टम आता है आपका। ठीक, 3 इसके अप्रोच होते हैं आपके। सिस्टम थिंकिंग होती है, आपकी प्रणाली विचार होता है, सिस्टम एनालिसिस प्रणाली विश्लेषण होता है, और तीसरे नंबर पे सिस्टम होता है, ठीक है। यहाँ पर ये होता है, तो ये चीजें याद रखना है। और ये सिस्टम के 3 भाग होते हैं ना, सिस्टम के 3 भाग माने गए हैं। 3 भाग इसके कौन कौन से हैं, 3 भागों के नाम लिख लीजिए। नंबर 1, सिस्टम का पहला होता है पर्पस। पर्पस होता है। दूसरा आपका क्या होता है, प्रोसेस होता है। प्रोसेस होता है। और तीसरा जो होता है टेक्स्ट होता है आपका। टेक्स्ट, पर्पस में होता है आपका उद्देश्य, प्रोसेस में प्रक्रिया, और टेक्स्ट का मतलब क्या होता है आपका, पाठ्य वस्तु। ये सिस्टम के भाग होते हैं सर। ये सिस्टम के भाग है। सिस्टम के 3 भाग इन्होंने बताए हैं, ठीक है। सिस्टम के कितने भाग बताए, सिस्टम के इन्होंने 3 भाग बताए हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके स्टेप आते हैं, स्टेप एग्जाम में पूछे भी जाते हैं ना, सिस्टम अप्रोच के स्टेप। इसके स्टेप लिख लीजिएगा। इस स्टेप में सबसे पहले कहेंगे डिफाइन, नंबर 1 पर आएगा डिफाइनिंग द नीड। डिफाइन द नीड बोल सकते हैं। लास्ट वाला क्या है सर, लास्ट वाला क्या है, प्रोसेस के बाद पाठ्य वस्तु, है ना। इसके स्टेप लिखेंगे। सर ये सिस्टम के स्टेप है ना आप लिखा रहे हो जो, ये सिस्टम अप्रोच। अब सिस्टम अप्रोच के स्टेप हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पर आता है डिफाइन द नीड। डिफाइन द नीड आता है। नंबर 2 पे आपका क्या आता है, नंबर 2 पे आता है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्यों का निर्धारण आता है। डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स या स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आता है। ठीक, डिटर्मिनेशन, ठीक, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आता है आपका।
फिर तीसरे नंबर पे क्या आता है आपका, तीसरे नंबर पे आपका आता है सीमाओं का विवरण, मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड लिमिटेशन, कुल मिला के लिमिटेशन लिख लीजिए। ठीक, लिमिटेशन, लिमिटेशन होता है आपका। लिमिटेशन के बाद नंबर 4 पे हम जो बात करेंगे, नंबर 4 पे आता है समस्या समाधान के विकल्पों की खोज। ठीक है, कहते हैं कलेक्ट ऑफ स्टेटमेंट अल्टरनेटिव, क्या कहेंगे, सर्च फॉर अल्टरनेटिव एंड अल्टरनेटिव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, इसको एक लाइन में क्या लिखेंगे, देखिए सर्च लिखेंगे पूरा पहले, सर्च, ठीक है, सर्च फॉर अल्टरनेटिव, ठीक है, सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स टू सॉल्व, ठीक है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है ना, इसी को कहीं कहीं आपको ये लिखा मिलता है कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट अल्टरनेटिव, कहीं कहीं लिखे हमें मिलेगा कलेक्शन ऑफ, ठीक है, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव, ठीक है ना, अल्टरनेटिव आता है आपका। फिर इसके बाद नंबर 5 पर जो आता है, नंबर 5 पे आता है सही विकल्प का चयन। क्या आता है, सही विकल्प का चयन, ठीक है ना, कहेंगे इसको मेक अ सिलेक्ट एप्रोप्रिएट या अल्टरनेटिव, या सही विकल्प का चयन को हम लोग क्या बोलेंगे, राइट ऑफ चूज आर राइट ऑप्शन या चॉइस, चूज लिखेंगे, चूज राइट ऑप्शन, ठीक, चूज राइट ऑप्शन आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा आपका नंबर 6 पर, नंबर 6 पे इम्प्लीमेंट आएगा, इम्प्लीमेंटेशन, कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन। नंबर 7 पर आपका क्या आएगा, नंबर 7 पे आएगा मूल्यांकन या इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन। नंबर 8 पर क्या आएगा आपका, नंबर 8 जो लास्ट होता है परिमार्जन एवं संशोधन आता है आपका, जिसको बोलते हैं रिफाइनमेंट एंड मॉडिफिकेशन। क्या आएगा, रिफाइनमेंट, रिफाइनमेंट एंड मॉडिफिकेशन। ठीक, ये 8 स्टेप होते हैं। अब हम लोग इसके जो है हिंदी वाले की बात कर लेंगे, हिंदी में भी इसको लिख लेंगे ताकि कोई समस्या ना हो समझने में, ठीक है ना, हिंदी में भी इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले होती है आवश्यकता की परिभाषा। सबसे पहले वाले पे हम ऐसे इसको निकालेंगे, सबसे पहले नीड आएगा, नीड आएगा, फिर इसमें आपका क्या आ जाएगा, दूसरे नंबर पे, एक नंबर पे नीड आएगा, दूसरे नंबर पे ऑब्जेक्टिव्स आएंगे आपके, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, तीसरे नंबर पे लिमिटेशंस आ जाएगा आपका, लिमिटेशंस आ जाएगा, तीसरे पे सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, तीसरे नंबर आपको नेक्स्ट आ जाएगा आपका, हाँ हेलो, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर हम लोगों ने संशोधन कर लिए, संशोधन करने के बाद फिर से हम अपनी चीजों को कर सकते हैं। देखिए सिस्टम अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने सभी पॉइंट को डिस्कस कर लिया। अब आप बताइए, आपको कोई डाउट हो तो पूछे। जी सर, 2 डाउट है।
सर ये मूल्यांकन जो है वो हम स्वयं मूल्यांकन करते हैं या किसी आयोग या ग्रुप द्वारा ये मूल्यांकन किया जाता है? ये जो है आप जैसे इसमें देख रहे हो सिस्टम है, तो सिस्टम को एनालिसिस करने के लिए कोई ना कोई एक व्यक्ति जरूर बना होता है ना। हर सिस्टम को एनालिसिस करने के लिए जरूर एक कमेटी होती है या एक गठन होता है, या हम कह सकते हैं इवैल्यूएशन के जैसे लोग एग्जाम देते हैं, तो ये मान लो किसी संस्था का हमें इवैल्यूएशन करना है, तो उस संस्था का इवैल्यूएशन करने के लिए उसके रिकॉर्ड को हम चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो वो कोई एक संस्था भी कर सकती, कोई एक व्यक्ति भी कर सकता है। वो नीड के अकॉर्डिंग है कि नीड किसको है, क्या आप संस्था की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं कि स्वयं की आवश्यकता। यदि आप स्वयं की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं तो स्वयं के लिए आप लगाएंगे स्वमूल्यांकन, ठीक है। अगर आप किसी संस्था के लिए कर रहे हैं तो उसमें आप असेसमेंट, आप इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन लगा सकते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन लगा सकते हैं, कोई भी इवैल्यूएशन आप लगा सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कौन करेगा, तो ये आवश्यकता पर डिपेंड है, ये नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स पर डिपेंड है कि नीड हमारी है, कि नीड पूरे समाज की है, कि नीड पूरे स्कूल की है, कि नीड पूरे हमारे घर की है। वो नीड और ऑब्जेक्टिव, नीड के अकॉर्डिंग ही हमारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं हमारे, ठीक। जी सर। सर वो दूसरा है कि मुझे मेन पर्सपेक्टिव इसका नहीं समझ में आया है कि सिस्टम अप्रोच है क्या, मतलब ये क्या सिस्टम है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर सिस्टम में अप्रोच आया है? कहता है किसी भी चीज को हमें करना है तो हम सबसे पहले अपनी चीजों को, अपनी नीड को जाने। जैसे हमें नीड है, नीड के लिए हमें किसी एक स्टेप पर फॉलो करना पड़ेगा, किसी एक चीज को हम लागू करेंगे अपने लिए, अपनी लाइफ में। जैसे हमें कोई एम हमें पाना है, उस एम के लिए हम अपना फ्लो चार्ट बनाते हैं कि हमें किस स्टेप पे करना है, 2 साल में ये कंप्लीट करना है, 4 साल में हमें ये करना है, फिर 6वें साल में हमें ये करना है। ये सब सिस्टम एक तरीके से व्यवस्थित क्रम होता है। तो ये क्या है, सिस्टम अप्रोच का हम प्रयोग क्यों करते हैं, किसी भी काम को सही ढंग से करने के लिए, व्यवस्थित रूप से करने के लिए, ताकि समय समय पर हमें अपनी कमियों का भी एहसास होता रहे और हम अपनी कमियों को दूर करके अपने लक्ष्य की ओर पहुंचते रहे हम, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट काम यही है, इसका उद्देश्य। समझ में आया? सर मतलब कि टेक्नोलॉजी में जो भी कमियां हैं उन चीजों को सही करने के लिए आई थी। हाँ, कुल मिलाकर डिसीजन मेकिंग के रूप में इसको हम देख सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग के रूप में हमारा ये काम करता है ना, कि डिसीजन हम किस तरीके से ले रहे हैं ना। क्लियर है पॉइंट? जी सर। चल जी सर, थैंक ठीक यू है। सर। तो चलिए, शाम को 6 बजे क्लास करोगे कि अब सुबह कल करेंगे? अब सर सुबह करना, वैसे भी अब बिल्कुल बस की नहीं है सुबह। चलिए ठीक है। तो कल चलिए ठीक है, कल सुबह मिलते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर।